हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी में स्वागत है। और मैं आज आप सभी को इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाला हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ फ्रेंड। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी बच्चों के पास यह वीडियो पहुँच पाए और हमारे मैथ एकेडमी में भी वो लाभ ले पाए। फ्रेंड्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिनके पास संस्था की सुविधा नहीं हो पाती है। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने का कार्य करें ताकि आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त, जो कोई भी हो, इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकें। तो चलिए आज हम अपना इंडियन आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका पहला लेसन की ओर हम चलते हैं आज। देखिए फ्रेंड्स, ये भारतीय कला एवं संस्कृति, इसका मतलब होता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो भारतीय कला एवं संस्कृति में मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ नंबर 1 टॉपिक, क्लास नंबर 1 जो रहेगा। आप सभी इस वीडियो के देखते साथ ही अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए ताकि वीडियो के चलते चलते यानी क्लास के साथ साथ ही आपका नोट्स भी पूरा हो जाएगा। भारतीय कला संस्कृति में हमारा पहला लेसन यानी कि पहला टॉपिक आता है भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड। तो आखिरकार ये भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड होता क्या है? तो चलिए हम एक नज़र भारतीय वास्तुकला की ओर देखते हैं कि आखिरकार ये भारतीय वास्तुकला होता क्या है। तो हम बात करते हैं भारतीय वास्तुकला की। तो सबसे पहले वास्तुकला का अर्थ हम समझते हैं कि वास्तुकला का मतलब होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वास्तुकला का अर्थ आर्किटेक्चर है। वास्तुकला का अर्थ आर्किटेक्चर है और यह आर्किटेक्चर शब्द लैटिन शब्द टेक्टन से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ निर्माता या बिल्डर होता है। यानी कि वास्तुकला से हमें पता चलता है कि वास्तुकला का अर्थ क्या होता है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब आपको पता होगा, जैसे हम अपनी भाषा में समझते हैं कि जब हम किसी मकान को बनाने का सोचते हैं तो उस मकान को बनाने से पहले हम उस आदमी के पास जाते हैं जो हमारे मकान का नक्शा तैयार करता है। जो हमारे मकान का नक्शा तैयार करता है उसी को आर्किटेक्चर या बिल्डर कहते हैं। तो भारतीय वास्तुकला और संस्कृति में कहा गया है कि वास्तुकला का अर्थ आर्किटेक्चर है और यह आर्किटेक्चर शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन शब्द से, और यह टेक्टन से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ निर्माता या बिल्डर होता है। जब हम बात करें कि ये जो आर्किटेक्चर शब्द है यह कब से चालू हुआ यानी कि प्रारंभ हुआ, तो आप देख सकते हैं कि यह जब से आदिकालीन मनुष्यों ने अपने लिए आश्रय का निर्माण करना प्रारंभ किया, तब से वास्तुकला विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ यानी कि प्रारंभ हुआ। बात करते हैं हम इसके बाद मूर्तिकला की। आखिरकार मूर्तिकला होता क्या है? तो देखिए, मूर्तिकला जो है, यह मूर्तिकला स्कल्पचर शब्द प्रोटो इंडो यूरोपीय PIE
मूल केल से लिया गया है। जो मूर्तिकला जो शब्द है उसे स्कल्पचर प्रोटो इंडो यूरोपियो यानी कि PIE मूल केल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काटना, फाड़ना या मोड़ना। जिसका अर्थ होता है काटना, फाड़ना या मोड़ना। फिर कहा गया है इसमें कि मूर्तिकला जो है वो कला की लघु रचनाएं होती हैं। मूर्तिकला कला की लघु रचनाएं होती है, या ये तो हस्तनिर्मित होती है या उपकरणों से बनाई जाती हैं। कहा गया है कि मूर्तिकला यानी कि हम देखते हैं कि जब भी मूर्ति बनाई जाती है ये कला की लघु रचनाएं होती हैं। ये या तो हाथ से बनती है या किसी मशीन द्वारा बनाई जाती हैं। अब बात आती है वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच अंतर। आखिरकार वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच क्या अंतर है? तो देखिए, इसमें इसको इस प्रकार से सजाया गया है कि इसमें इसका अंतर बिंदु वास्तुकला का और मूर्तिकला का वर्णन किया हुआ है। तो आइए हम इसका पहला नंबर की बात करते हैं। इसका पहला नंबर की बात करते हैं वास्तुकला और मूर्तिकला का आकार व विस्तार। तो देखिए, वास्तुकला जो है वो भवनों के डिजाइन और निर्माण के लिए संदर्भित करती है। वास्तुकला का अर्थ होता है भवन यानी कि मकान की डिजाइन और निर्माण को सूचित करना, जबकि मूर्तिकला कला की अपेक्षाकृत लघु त्रिआयामी रचना होती है। हम बात किए वास्तुकला की, तो वास्तुकला भवन की डिजाइन और निर्माण को चिन्हित करती है कि भवन किस प्रकार की डिजाइन से बनेगा और उसके निर्माण कार्य में क्या क्या उपयोग होने वाला है, यानी कि सामग्री वगैरह लगेगा जो भी है। फिर बताया गया है वास्तुकला और मूर्तिकला में प्रयुक्त होने वाली यानी कि उपयोग होने वाली सामग्री। तो देखिए, वास्तुकला में सामान्यतः पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का मिश्रण किया जाता है, जबकि मूर्तिकला में सामान्यतः एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें बताया गया है कि वास्तुकला में सामान्यतः पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु जैसे लोहा, रड जो होता है, रेत, ईंट, सीमेंट यानी कि जिप्सम उस समय होता था, जैसे विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जबकि मूर्तिकला में किसी एक प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब सिद्धांत की बात करें तो वास्तुकला में अभियांत्रिक और गणित का समावेशित होती है। इसके लिए सटीक मापन की आवश्यकता है, जबकि मूर्तिकला में रचनात्मक और कल्पना का समावेश होता है और यह सटीक मापन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होते हैं। इसमें क्या है कि गणित का अध्ययन जरूरी है। वास्तुकला में गणित का अध्ययन जरूरी होता है, जबकि मूर्तिकला में गणित का अध्ययन जरूरी नहीं होता है। वास्तुकला की अगर हम बात करें तो उदाहरण में हमें ताजमहल, लाल किला आदि देखने को मिलेगा, जबकि हम मूर्तिकला की अगर बात करें तो उसमें
नटराज की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य मूर्ति है उसे देखने को मिलेगा। अब देखिए भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण। भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। हमें ये तो पता चल गया कि वास्तुकला क्या होती है, मूर्तिकला क्या होती है, वास्तुकला में क्या क्या सामग्री का उपयोग किया जाता है और मूर्तिकला में क्या क्या सामग्री का उपयोग किया जाता है, वास्तुकला में किसका अध्ययन किया जाता है और मूर्तिकला में किसका अध्ययन किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण। तो देखिए भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। 1 नंबर प्राचीन भारत, 2 नंबर मध्यकालीन भारत, तीसरा नंबर में आता है आधुनिक भारत। प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो इसमें हड़प्पाई कला, मौर्यकालीन कला, मौर्योत्तर कला, गुप्तकालीन कला और दक्षिण भारतीय कला आते हैं। अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल आते हैं। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में इंडो गॉथिक शैली और नव रोमन शैली आते हैं। तो पहले हम प्राचीन भारत यानी कि हड़प्पाई कला की बात करते हैं। तो देखिए हड़प्पाई कला, हड़प्पाई कला में हम पढ़ेंगे कि हड़प्पाई कला में हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसे प्रारंभ हुआ और उसमें किस किस प्रकार की चीज़ें थी, उसमें कौन सी सभ्यता का जन्म हुआ था और उस समय व्यक्ति क्या करते थे क्या नहीं करते थे, इन सब कारणों को हम हड़प्पाई कला में पढ़ने वाले हैं। तो हड़प्पाई कला देखिए ईसाई पूर्व 3री शताब्दी के द्वितीय अद्धांश में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का जन्म हुआ जो आगे चलकर उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल भाग में फैल गई, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना गया। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बातें आती है तो यह पता चल जाता है कि हड़प्पा सभ्यता 3री शताब्दी के द्वितीय अद्धांश में सिंधु नदी के तट पर प्रारंभ हुआ और यह उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल भाग में फैल गया, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना गया। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के रूप में जो प्राप्त हुआ उनमें प्रतिमाएं, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल थे। इस सभ्यता का जब पता लगाया गया तो उनके स्थलों से प्राप्त क्या क्या हुआ, प्रतिमाएं, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां उसमें शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक 2 नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नाम का 2 नगर था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से भी हमें कला, आकृति, वस्तुओं के नमूने मिले हैं, जिनके नाम हैं लोथल और धोलावीरा जो गुजरात में है, राखीगढ़ जो हरियाणा में है, रोपड़ जो पंजाब में है, कालीबंगा जो राजस्थान में है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की बात करते हैं हम। यहाँ के नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर होते थे वो आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। इनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी
यानी कि यहाँ की जो सड़क होती थी वो एक दूसरे को समकोण काटा करती थी, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती थी। विशाल सड़कें नगर को अनेक खंडों में विभाजित करती थी। जो बड़ी बड़ी सड़क होती थी वो नगर को अनेक अनेक खंडों में विभक्त करती थी, यानी कि विभाजन करती थी। जबकि छोटी सड़कों का उपयोग अलग अलग घरों और बहुमंजिला इमारतों को जोड़ने के लिए किया जाता था। उत्खनन स्थलों से मुख्य रूप से 3 प्रकार के भवन पाए गए। जब उत्खनन का कार्य चला तो वहाँ पे मुख्य रूप से 3 प्रकार के भवन पाए गए, जिसमें निवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानघर हैं। ये नगर 2 भागों में विभक्त था, ऊंचे गढ़, निचला गढ़। ऊंचे पर स्थित गढ़ का उपयोग विशाल आयामों वाले भवनों जैसे अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभ वाला हॉल और आंगन आदि के लिए किया जाता था। नगर के निचले भाग में एक कक्षीय छोटे भवन पाए गए। यह संभवतः 2 मंजिला भवन थे। नगर के निचले भाग में एक कक्षीय छोटे भवन पाए गए। यह संभवतः 2 मंजिला भवन थे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला में हमें बताया गया है कि यहाँ के नगर जो होते थे ये आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी और जो बड़ी सड़कें होती थी वो नगर को अनेक खंडों में विभाजन करने का कार्य करती थी, जबकि जो छोटी सड़क होती थी वो सड़कों का उपयोग अलग अलग घरों और बहुमंजिलों इमारतों को जोड़ने के लिए किया जाता था। उत्खनन स्थलों से मुख्य रूप से 3 प्रकार के भवन पाए गए। क्या क्या भवन पाए गए? निवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानघर। चलिए हम आपको ये दिखा देते हैं कि इसमें स्नानघर कैसा हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय इस प्रकार के स्नानगृह होते थे। ये बहुत ही बड़े आकार वाले स्नानगृह हैं। इसमें सार्वजनिक स्थलों थे जो सार्वजनिक कार्यों के लिए कार्य किया जाता था। और जो नगर जो होते थे यानी कि गढ़ जिसको दुर्ग कहते थे, नगर को 2 भागों में विभक्त किया गया था, बांटा गया था, ऊंचे गढ़ एवं निचला गढ़। ऊंचे गढ़ को दुर्ग भी कहा जाता था। तो आइए हम ऊंचे गढ़ की तस्वीर को देखते हैं। चूँकि नगर को 2 भागों में विभक्त किया गया था और जो ऊंचे वाला भाग था उसे गढ़ यानी कि दुर्ग कहा गया था और नीचे वाले भाग को निचला नगर कहा गया था। इस प्रकार से उस समय का ढांचा हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता उनकी उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख व्यवस्था उनकी उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। ये अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानागार थे। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे मुख्य रूप से जाने वाली यानी कि पहचाने जाने वाली विशेषता थी वह क्या थी कि उनकी जल निकासी व्यवस्था। यहाँ नियमित साफ सफाई और रखरखाव के लिए नालियों को शिथिल रूप से ढका गया था। यहाँ पर नियमित साफ सफाई किया जाता था। इन सब पॉइंट को यानी कि बिंदुओं को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि उस समय की जो सभ्यता थी वो कितना अधिक विकसित हो चुकी थी। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि नियमित साफ सफाई और रखरखाव के लिए नालियों को शिथिल रूप से ढका गया था। नालियों को शिथिल रूप से ढका गया था। नियमित दूरियों पर मलकुंड यानी कि शिशपिंड बनाए गए थे ताकि नालियों का और जो स्नानगृह का जो पानी होता है गंदा पानी वो इधर उधर फैल ना सके। उसे इसीलिए कहा गया कि नियमित दूरियों पर मलकुंड एवं शिशपिंड बनाए गए। एक निश्चित दूरी पर यानी कि एक कहीं यहाँ है तो एक 5 मीटर या 10 मीटर दूर है या फिर 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, मतलब एक निश्चित जो कहा जाता है कि
एक पॉइंट टू पॉइंट जानने के बाद उसको सुविधापूर्वक बैठाना। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो सार्वजनिक स्नानघरों का प्रचलन था। इन स्नानघरों के चारों ओर दीर्घाओं और कक्षों का समूह था। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मोहनजोदड़ो से उत्खनन अवशेषों में बृहद स्नानघर है। अभी जो मैंने आपको मोहनजोदड़ो का स्नानगृह दिखाया, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है कि वह कितना बड़ा गृह है। आपको देखने से पता लगा ही होगा। इसकी लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनाज रखने का कोठार है और इसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर है। हड़प्पा सभ्यता से 6 कोठार और भी मिले हैं जो हम आपको अगले बारे में दिखाने वाले हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला की। तो हड़प्पा के लोग, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर क्या करते थे और इस काम को करने के लिए वो निपुण थे, यानी कि सक्षम थे। कांसे की मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक विधि द्वारा बनाया जाता था, जिसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक या सर्किल प्रोड्यूस कहा गया है। इस तकनीक में सर्वप्रथम मोम की मूर्तियां बनाई जाती थी। इस तकनीक के द्वारा सर्वप्रथम क्या होता था कि मोम की मूर्ति बनाई जाती थी। फिर मोम की मूर्ति पर गीली मिट्टी का लेपन किया जाता था और तब इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब यह पूरी तरह से सूख जाता था तो इसके बाद मिट्टी से लेपित मूर्ति को गर्म किया जाता था, जिसके अंदर मोम पिघल जाती थी और एक छोटे से छिद्र के माध्यम से मोम को बाहर निकाल दिया जाता था और फिर खोखले सांचे के अंदर पिघली हुई धातु को डाला जाता था। धातु के ठंडा होने पर उस पर जो लेपित मिट्टी का लेप लगाया जाता था उसे हटा दिया जाता था। फिर जैसे मोम की आकृति होती थी उसी आकार की धातु की आकृति तैयार हो जाती थी। इसका हमें बहुत सारा उदाहरण देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो की कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है, यह भी यही विधि द्वारा बनाया गया है, यानी कि लुप्त मोम विधि द्वारा बनाया गया है, जिसे लोस्ट वेक टेक्निक या सर्किल प्रोड्यूस कहा गया है। इसके अलावा कालीबंग में कांसे का बैल की मूर्ति है, वह भी इसी तकनीक द्वारा बनाया गया है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी यह वीडियो शेयर करते रहिए ताकि उनको भी किसी प्रकार की दिक्कतें ना आना पड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सो मच।